Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Ether Classes. In today's session we will discuss about buffer solution. बफर कैसे बनता है, बफर को हम किस तरह यूज करेंगे, बफर सॉल्यूशन की pH को किस तरह कैलकुलेट करेंगे, ये सब हम आज के लेक्चर में देखेंगे. नाउ मेकिंग ऑफ बफर, बफर को हम किस तरह से बना सकते हैं. तो सपोज हमारे पास में एसिटिक एसिड है, दैट इज CH3COOH. If NaOH is added to this acid, so there will be formation of CH3COONA plus H2. Now concentration of CH3COOH is 0.1 molar and 10 ml. Now concentration of NaOH is 0.1 molar 5 ml. Now अगर हम यहाँ से मिलीमोल्स कैलकुलेट करते हैं, मिलीमोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन दैट इज मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम. सो मोलैरिटी कितनी है एसिटिक एसिड की, 0.1 मोलर, वॉल्यूम इज 10. यहाँ पे मोल्स अगर यूज करेंगे तो जो 10 ml है उसको हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन जब दोनों वॉल्यूम ml में गिवन है सो हम इसको मिलीमोल्स में ही रख लेते हैं. सो मिलीलीटर यूज करेंगे वॉल्यूम के लिए यहाँ पे. सो दिस विल बी इक्वल टू, दिस इज 1 millimole. Similarly for NaOH, this is 0.1 into 5, so this will be 0.5 millimoles. Now initially millimoles इतने थे, जब initially एसिटिक एसिड सेपरेट था, NaOH सेपरेट था, तब इनके मिलीमोल्स थे 1 और 0.5. नाउ जब एसिटिक एसिड में NaOH को यूज किया, ऐड किया, तब उस टाइम क्या होगा, रिएक्शन होगा, वहां से सोडियम एसिटेट की फॉर्मेशन होगी. सो उस टाइम पे क्या होगा, NaOH का 0.5 मिलीमोल है, दैट विल रिएक्ट विद 0.5 मिलीमोल ऑफ एसिटिक एसिड. सो एसिटिक एसिड का NaOH का 0.5 क्या हो गया, यूज हो गया. NaOH का 0.5 ही एसिड से रिएक्ट किया, तो एसिड का बच कितना गया, एसिड का बच गया 0.5. सो दिस इज मिलीमोल लेफ्ट. नाउ दोनों का, एसिटिक एसिड और NaOH दोनों का 0.5 मिलीमोल रिएक्ट किया था, सो जो सोडियम एसिटेट बनेगा वो कितना बनेगा, 0.5 मिलीमोल्स. क्लियर. नाउ अगर कॉन्सेंट्रेशन की बात करें, सो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में हम क्या लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, मिलीमोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. सो मिलीमोल्स कितने हैं एसिटिक एसिड के, 0.5. अब शुरू में एसिटिक एसिड अलग से था, NaOH अलग से था, नाउ दोनों को मिक्स किया, सो दिस इज द फाइनल सोल्यूशन. सो इसकी जो वॉल्यूम थी वो थी 10 ml, इसकी वॉल्यूम 5 ml. सो फाइनल सॉल्यूशन है, इसमें टोटल वॉल्यूम कितनी होगी, 15 ml. सो कॉन्सेंट्रेशन विल बी नंबर ऑफ मिलीमोल्स डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम, सो 15. सिमिलरली सोडियम एसिटेट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, 0.5 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज 15. सो ये क्या है, एक तरह से एक बफर का बफर की फॉर्मेशन हुई है. सो बफर कब बनता है, जब एक वीक एसिड किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में रिएक्ट करेगा, उस टाइम पे बफर बनेगा. बट कंडीशन क्या है कि जो सॉल्ट बनेगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए, मतलब जो बफर है उस बनाने के लिए जो वीक, जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, स्ट्रॉन्ग बेस है, वो क्या होना चाहिए, लिमिटिंग होना चाहिए. लिमिटिंग का मतलब है वो पूरा कंज्यूम हो जाना चाहिए. सो वीक एसिड को जब हम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे, सो बफर की सॉल्यूशन होगी कब, जब जो स्ट्रॉन्ग बेस है उसको हमने लिमिटिंग अमाउंट में लिया है, मतलब वो लिमिटिंग रिएजेंट है, वो कंप्लीटली यूज हो गया है. सेकंड कैसे बन सकता है, वीक बेस को अगर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में ट्रीट किया है, सो देयर विल आल्सो बी फॉर्मेशन ऑफ बफर. यहाँ पे भी कंडीशन क्या है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो क्या है, लिमिटिंग होना चाहिए. अब जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है इसमें आप देखो कि मिलीमोल जब हमने डिस्कस किए थे, इसका कितना था 1, इसका 0.5. सो लिमिटिंग कौन सा था, NaOH. NaOH के अमाउंट कम था, NaOH के मिलीमोल्स कम थे, इसलिए वो कंप्लीटली यूज हो गए हैं. सो यहाँ से जो हमने ये रिएक्शन देखी है, यहाँ से क्या हुआ है, बफर की फॉर्मेशन हुई है. इस बफर के अंदर सोडियम एसिटेट प्रेजेंट है और एसिटिक एसिड प्रेजेंट है. क्लियर. तो जब भी हम बफर का फॉर्मेशन देखेंगे, हमें क्या देखना है कि वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में ट्रीट करेंगे तो बफर की सॉल्यूशन फॉर्मेशन होगी, बट स्ट्रॉन्ग बेस लिमिटिंग होना चाहिए. या फिर वीक बेस को स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तब बफर की फॉर्मेशन होगी, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो भी क्या होनी चाहिए, लिमिटिंग होनी चाहिए. Now what is a buffer solution? When a small amount of acid or base is added,
then there is no appreciable change in the pH. वो सॉल्यूशन जिसके अंदर हमने अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस को ऐड किया और pH के अंदर कोई appreciable चेंज नहीं हुआ, so that solution is known as buffer solution. बफर सॉल्यूशन के अंदर pH की कैलकुलेशन कैसे होगी? अगर कोई स्ट्रॉन्ग वीक एसिड है उसके अंदर स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करेंगे, बफर पे फॉर्मेशन हो गई, तो उस टाइम पे जो pH है उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, दैट इज हेंडरसन इक्वेशन को किस तरह से डेराइव करेंगे. सो उसके लिए हम देखते हैं एसिटिक एसिड is dissociated to give CH3COO negative plus H positive. This acetic acid की concentration है C1. Initially this is 0. Now C1 1 minus alpha. This is C1 alpha. This is C1 alpha. Now अगर हमने बेस ऐड एक सॉल्ट ऐड किया है जिसमें कॉमन आयन है एसिटेट आयन C2, अगर इसको हम ऐड करेंगे सो डिसोसिएशन इसका करेंगे, दिस इज C2. सो एसिटेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई? C1 अल्फा पहले थी, C2 बाद में आ गई. सो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि C2 के कंपैरेटिवली C1 अल्फा है, दैट इज वेरी वेरी लेस देन, सो दिस विल बी नियरली इक्वल टू C2. नाउ Ka विल बी इक्वल टू एसिटेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय acetic acid की concentration. So this will be equal to C2 into C1 alpha divided by C1 1 minus alpha. So this is equal to C2 alpha divided by 1 minus alpha. If alpha is less than 1, so Ka will be equal to C2 alpha. So alpha will be equal to Ka divided by C2. नाउ pH के लिए हमें H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन चाहिए. सो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी है? H पॉजिटिव इज C1 अल्फा. यहाँ पे जो डिसोसिएशन है इससे हम देखेंगे H पॉजिटिव इज C1 अल्फा. अल्फा की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, दैट इज Ka डिवाइडेड बाय C2. नाउ pH इज माइनस log ऑफ H पॉजिटिव. सो दिस इज माइनस log. H पॉजिटिव कितना है? C1 अल्फा. So minus log H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? C1 अल्फा और C1 Ka डिवाइडेड बाय C2. क्लियर? इसको अगर हम इस तरह से लिखें माइनस log ऑफ Ka एक तरफ लिख लेते हैं, माइनस log ऑफ C1 डिवाइडेड बाय C2. माइनस log ऑफ Ka क्या होता है? pKa. So pH is equal to pKa minus log of concentration C1 divided by C2. क्लियर? सो यहाँ से हमने क्या देखा है कि जो pH है, अगर इस नेगेटिव साइन को रिमूव करें तो क्या कर सकते हैं? इसको रिमूव करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं? pH is equal to pKa प्लस log ऑफ C2 बाई C1. C2 किसकी कॉन्सेंट्रेशन है? जो कॉमन आयन हमने ऐड किया था. सो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें, सो दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन. कॉमन आयन हमने एसिटेट आयन यूज किया था जो हमने सॉल्ट से लिया था, और C1 किसकी कॉन्सेंट्रेशन थी? एसिड की कॉन्सेंट्रेशन थी. सो दिस इज द हेंडरसन इक्वेशन. नाउ इस इक्वेशन से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, अभी तक हमने वीक एसिड लिया था उसके अंदर कॉमन आयन ऐड किया था, दैट इज एसिटिक एसिड लिया था उसमें एसिटेट आयन ऐड किया था. नाउ अगर बेस वो क्या बना था? दैट वाज एसिडिक बफर. अगर बेसिक बफर बनाना है सो बेसिक बफर में क्या करेंगे? बेस लेंगे, वीक बेस, उसको स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ ट्रीट करेंगे, उसका सॉल्ट लेंगे. सो दैट इज, अगर हमने H2SO4 के साथ ट्रीट किया सो दिस वन. सो यहाँ से हमें क्या देखना है, या फिर हम दूसरा जो बेसिक बफर है वो ये ले सकते हैं NH4Cl. यहाँ से जो बेसिक बफर है उसके अंदर POH कैलकुलेट होता है, दैट इज इक्वल टू PKB प्लस log कॉमन आयन
और कॉमन आयन कौन सा, जो सॉल्ट हमने ऐड किया उससे, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। बेस कौन सा, वीक बेस। क्लियर। सो यहाँ से क्या होता है, हमेशा मिस्टेक होने के चांसेस है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि बेसिक बफर के केस में पीओएच कैलकुलेट होता है, फिर हम उसको बाद में पीएच में कैलकुलेट करेंगे। नाउ यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पोर्शन था वो क्या था कि अगर दिस वन इज NH4OH एंड दिस वन इज NH4 twice SO4, इसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 है, इस पूरे की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, C2 है। सो जो कॉमन आयन की कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी आएगी, 2C2, क्योंकि कॉमन आयन क्या होगा, इसका अगर हम डिसोसिएशन करते हैं तो यहाँ से क्या आएगा, NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, यहाँ से भी डिसोसिएशन करेंगे तो क्या आएगा, NH4 पॉजिटिव की 2 मोल्स, यहाँ पे सल्फेट। सो जो कॉमन आयन है वो कितना है, 2 टाइम्स है, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई, 2C2। क्लियर। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे जो कॉमन आयन की कॉन्सेंट्रेशन लिखनी है। क्लियर। सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन नहीं लिखनी है, कॉमन आयन की कॉन्सेंट्रेशन है। सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, C2, लेकिन कॉमन आयन कितना है, डबल है, 2 टाइम्स है, सो दिस इज 2C2। सो यहाँ पे जो कॉमन आयन की कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी, दैट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। इस केस में क्या है, सेम रहेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, NH4OH है, वो डिसोशिएट करेगा NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव में, और NH4Cl है, वो डिसोशिएट करेगा NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। इसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर C2 है तो यहाँ से एक ही मोल NH4 पॉजिटिव का बना है, सो दिस इज ऑल्सो C2, दिस इज ऑल्सो C2। सो यहाँ पे क्या है, कॉन्सेंट्रेशन C2 रहेगी, डबल नहीं होगा। तो ये डबल का जो पोर्शन है, दिस पोर्शन, दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। नाउ अगर pH, जो हमने इक्वेशन लिखी थी, pH इज इक्वल टू pKa प्लस log ऑफ कॉमन आयन ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय वीक एसिड, अगर pH इज इक्वल टू pKa और POH इज इक्वल टू pKb, सो हम उस टाइम पे क्या बोलेंगे कि जो बफर है वो क्या है, आइडियल बफर। ये कब होगा, जब हमने जो इक्वेशन बनाई थी उसमें C2 और C1 की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, सेम होगी। मतलब pH इज इक्वल टू pKa प्लस log ऑफ C2 बाई C1, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम होगी, तो उस टाइम पे क्या होगा, log 1 0 हो जाएगा और pH और pK इक्वल हो जाएगा, सेम ऐसे ही pKb और POH इक्वल हो जाएगा। सो दैट इज द कंडीशन फॉर द आइडियल बफर। नाउ pH कितना था, pH इज इक्वल टू pKa प्लस log C2 डिवाइडेड बाय C1। क्लियर। जो भी कोई बफर रेंज है, मतलब कोई भी बफर है, वो कितनी रेंज में एक्टिव हो सकता है, सो बफर रेंज है दैट इज ऑलवेज इन बिटवीन, दैट इज लेस देन इक्वल टू 10 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1/10। दिस इज मस्ट, दिस इज द मस्ट कंडीशन। कोई भी बफर है, बफर की तरह एक्ट करेगा अगर सॉल्ट और एसिड या सॉल्ट और बेस की जो कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो है वो इस रेंज में होगा। सो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, अगर C2/C1 को हमने 10 लिया, इफ C2/C1 इज इक्वल टू 10, सो pH कितना हो गया, pKa प्लस log 10, log 10 कितना हो गया, 1, सो दिस इज pKa प्लस 1। और if C2/C1 is equal to 1/10, so pH will be equal to pKa plus log 1/10, so this will be equal to pKa minus log 10, log 10 कितना हो गया, 1 हो गया। so जो भी pH की रेंज होगी, कोई भी बफर सॉल्यूशन है उसके pH की रेंज होगी, that will be dependent on pKa, मतलब pKa -1 से pKa +1 तक होगी। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है और उसमें Ka की वैल्यू गिवन है 10⁻⁻⁵, तो उस टाइम पे हमें चेक करना है कि जो pH, बफर की pH कितनी हो सकती है। सो ऑप्शन में देखेंगे, पहले यहाँ से pKa कैलकुलेट कर सकते हैं। pKa कितना हो गया, -log 10⁻⁻⁵, सो दिस इज हो गया 5।
नाउ जो पीएच रेंज कितनी हो सकती है, पीएच रेंज होगी 5 में से एक गया 4, 5 में एक ऐड किया 6, मतलब पीएच की रेंज 4, 5, 6 इन तीनों में से ही होगी, 4 से 6 के बीच में होगी। अगर न्यूमेरिकल आता, कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है और उसमें के ए की वैल्यू इतनी गिवन है, मतलब के ए गिवन है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑप्शंस में गिवन है, तो यहाँ से क्या करेंगे, सीधा पीएच रेंज निकालेंगे। जो इस रेंज से बाहर है वो आंसर नहीं हो सकती, जो इस रेंज के अंदर होगा वो क्या होगा, आंसर होगा। सो दिस इज द डायरेक्ट ट्रिक। यहाँ से क्या कर सकते हैं, दिस इज द ट्रिक, इसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं फॉर बफर सॉल्यूशन। Now find out the difference in pH. Question is, find out the difference in pH when 0.1 molar ammonium hydroxide 100 ml is titrated with HCl, that is 0.1 molar 25 ml and 0.1 molar 75 ml। अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस है, उसको हमने टाइट्रेट किया है HCl के साथ में। अब हमें HCl की दो कॉन्सेंट्रेशंस गिवन है, फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 मोलर 25 ml, सेकेंड इज 0.1 मोलर 75 ml। दोनों HCl के साथ में हमने क्या किया है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को टाइट्रेट किया है। सो जब हमने 25 ml HCl यूज किया उस टाइम पे pH और 75 ml HCl यूज किया उस टाइम पे pH, जो दोनों pH है उनका डिफरेंस कितना होगा, इसको हमें कैलकुलेट करना है। Now ammonium hydroxide reacts with HCl, so there will be formation of NH4Cl plus water। यहाँ पे strong weak का combination है, this is weak base, this is strong acid। पहले चेक करेंगे बफर बनेगा या नहीं। बफर बनने के लिए क्या कंडीशन थी, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का बफर कब बन सकता है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड है वो लिमिटिंग अमाउंट में हो। सो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी गिवन है NH4OH की, दैट इज 0.1 मोलर, दिस इज 100 ml। HCl कितना है, इनिशियली फर्स्ट केस लेते हैं जिसमें 25 ml HCl है, सो दिस विल बी डन। नाउ मिलीग्राम मिलीमोल्स, मिलीमोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। सो मिलीमोल्स कितने हो गए, 0.1 into 100, so this will be equal to 10। this is the initial millimole, this is 0.1 into 25, so this will be 2.5 millimoles। now जब रिएक्शन हो गई उस टाइम के ऊपर जो मिलीमोल्स हैं वो क्या होंगे, सो आफ्टर रिएक्शन 2.5 लिमिटिंग है, पूरा यूज हो जाएगा, 2.5 मिलीमोल्स हैं HCl के, दैट विल रिएक्ट विद 2.5 मिलीमोल्स ऑफ NH4OH। सो NH4OH में से 2.5 मिलीमोल यूज हो गए तो कितना बच गया, 7.5 मिलीमोल्स बच गए हैं। और 2.5 HCl के मिलीमोल्स 2.5 NH4 के साथ रिएक्ट किए हैं, सो जो NH4Cl है दैट विल बी 2.5 मिलीमोल्स। नाउ कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन विल बी मिलीमोल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना था, 100 ml NH4 था, 25 ml HCl था, तो टोटल कितना हो गया 125। इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी NH4Cl की, 2.5 डिवाइडेड बाय 125। ना जो बफर है, बफर का जो pH है वो कितना आता है, pH इज इक्वल टू pKa प्लस log ऑफ salt upon acid। दिस इज फॉर pH। pOH के लिए क्या होगा, pKb प्लस log ऑफ salt upon base। क्लियर। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि जो बफर है, बफर का जो ये क्या है, वीक बेस के साथ में यूज किया है इसलिए हम POH यूज करेंगे। सो POH विल बी PKB प्लस log ऑफ सॉल्ट कितना है, सॉल्ट इज NH4Cl,
सो दिस इज 2.5 डिवाइडेड बाय 125. बेस कितना है 7.5 डिवाइडेड बाय 125. सो यहाँ से ये कैलकुलेट करेंगे. सो दिस विल बी इक्वल टू PKB प्लस log 1/3. This is POH. POH will be PKB minus log 3. और PH कितना होगा? अगर इस क्वेश्चन में PKB की वैल्यू गिवन है तो हम PKB की वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करेंगे. नाउ PH कितना होगा? सो PH कितना होगा? POH minus PH plus POH is equal to 14. PH plus POH is equal to 14. So PH will be equal to 14 minus POH. Clear? So this is the first solution. Now सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं. हम इसको कम्प्लीटली सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमें डिफरेंस पूछा गया है. सो डिफरेंस में हम क्या करेंगे, दोनों का जो POH है, जो PH का डिफरेंस होगा सेम डिफरेंस होगा POH का. सो यहाँ से हम POH का जो डिफरेंस है उसको डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे. ना अभी जो हमने POH कैलकुलेट किया था वो कितना आया था? POH is equal to PKB minus log 3. सो अगर इसके लिए PH कैलकुलेट करें सो PH क्या होगा? 14 minus POH, दैट इज 14 minus POH कितना है? PKB minus log 3 means log plus log 3. So this is PH for first case. Now moving to the second case. सेकेंड केस में क्या था? NH4OH है, that will react with HCl to form NH4Cl plus water. NH4OH कितना था? 0.1 मोलर था इनिशियली 100 ml. HCl कितना था? 0.1 मोलर था, लेकिन अब कितने ml लेना है? 75 ml लेना है. सो मिलीमोल्स कितने आएंगे? M into V. So M is 0.1 into 100, so this will be 10. This is 0.1 into 75, so this will be 7.5. Now millimoles after left reaction के बाद में क्या होंगे? 7.5 पूरा कंप्लीट यूज हो जाएगा. ये कितना हो जाएगा? 10 में से 7.5 यूज हो गया तो कितना बच गया? 2.5. 7.5 यूज हो गया है, सो यहाँ से भी 7.5 की ही फॉर्मेशन होगी. कॉन्सेंट्रेशन, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? 2.5 डिवाइड बाय टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया? 100 ml NH4OH था, HCl कितना था? 75 ml. सो टोटल कितना हो गया? 175. दिस इज 7.5 डिवाइडेड बाय 175. नाउ POH इज इक्वल टू PKB प्लस log of salt upon base. So this is PKB plus log salt कितना है? 7.5 डिवाइडेड बाय 175. बेस कितना है? 2.5 डिवाइडेड बाय 175. 175 कैंसिल आउट हो गया. दिस इज PKB प्लस log 7.5 divided by 2.5. So this will be 3. So this is PKB plus log 3. This is POH. Now PH will be equal to 14 minus POH. So that is 14 minus PKB minus log 3. Now delta pH, change in pH कैलकुलेट करना है. सो उसको हम कैसे कर सकते हैं? pH फर्स्ट केस माइनस pH सेकेंड केस. फर्स्ट केस का pH कितना था? हमने अभी भी कैलकुलेट किया है. 14 माइनस, सो दिस इज 14 माइनस PKB प्लस log 3 माइनस जो सेकेंड है उसका कितना है? 14 माइनस PKB माइनस log 3. सो इसको अगर हम कैलकुलेट करें सो दिस कम्स आउट टू बी 14 माइनस PKB प्लस log 3
-14 प्लस pKb प्लस log 3. pKb से pKb कैंसिल आउट हो गया, 14 से 14 कैंसिल आउट हो गया, सो दिस कम्स आउट टू बी 2 log 3. सो 2 इंटू log 3 कितना लिख सकते हैं, 0.47. So this is 0.934. So delta pH will be 0.94. Now question is 50 ml 0.1 molar acetic acid is titrated with 0.1 molar NaOH solution. pH of the resulting solution when 25 ml NaOH is added. Second case is if 5 ml 0.1 molar H2SO4 is added in resulting solution obtained in part A. Third is if 5 ml calcium hydroxide 0.1 molar solution is added in resulting solution obtained in part A. So सबसे पहले पार्ट A सॉल्व करते हैं. एसिटिक एसिड है, उसके अंदर हमने NaOH ऐड किया है. 50 ml एसिटिक एसिड के अंदर हमने 25 ml H2SO NaOH ऐड किया है. सो उस टाइम पे जो pH है वो कैसे कैलकुलेट होगी. सो पार्ट A, acetic acid CH3COH that is titrated with NaOH. So there will be formation of CH3COONA plus H2. Now acetic acid कितना था, 0.1 मोलर था, 50 ml था. NaOH कितना था, 0.1 मोलर था, 25 ml था. अब जो सोल्यूशन ऑब्टेन होगा उसकी pH कैलकुलेट करनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कैलकुलेट करेंगे, पहले चेक करेंगे कि बफर बना है या नहीं. सो मिलीमोल्स कैलकुलेट करेंगे, दैट इज m into v. सो 0.1 into 50 दैट इज 5, 0.1 into 25, सो दिस इज 2.5. नाउ जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो क्या है, लिमिटिंग अमाउंट में है, मीन्स बफर की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी. सो मिलीमोल्स लेफ्ट, 2.5 पूरा यूज हो गया. यहाँ से जो सोडियम एसिटेट बनेगा वो कितना बनेगा, 2.5. एसिटिक एसिड 5 था, 2.5 NaOH के साथ रिएक्ट किया है. सो 5 minus 2.5, सो कितना लेफ्ट हो गया, 2.5. नाउ कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, मिलीमोल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम. वॉल्यूम कितना होगा, 50 ml एक था, 25 ml एक था, टोटल कितना हो गया, 75 ml. यहाँ पे कितना हो गया, 2.5 डिवाइडेड बाय 75. नाउ pH, weak acid है, so pH will be equal to pKa plus log of concentration of common ion, that is from salt, common ion salt divided by concentration of acid. So pKa एसिटिक एसिड है, उसका Ka कितना है, क्वेश्चन में शायद गिवन नहीं है. Ka कितना होगा, 10⁻⁻⁵. सो pKa कितना हो गया, माइनस log 10⁻⁻⁵. so this is 5. so 5 plus log कॉमन आयन कितना है, 2.5 डिवाइडेड बाय 75. एसिड कितना है, 2.5 डिवाइडेड बाय 75. सो ये क्या हो गया, log 1 हो गया, पूरा कैंसिल आउट हो गया. log 1 कितना होता है, 0. सो pH कितनी आ गई, 5. तो यहाँ से हमने फर्स्ट केस में क्या देखा है कि जब एसिटिक एसिड को हमने NaOH के साथ ट्रीट किया है तो उस टाइम पे क्या है, बफर की फॉर्मेशन हुई है. नाउ नेक्स्ट केस क्या है कि जो बफर हमने ऑब्टेन किया है, मतलब एसिटिक एसिड और सोडियम एसिडेट का जो हमारे पास आइडियली बफर बना है, उस बफर में हमने H2SO4 ऐड किया है. अब उसकी pH कैलकुलेट करनी है. सो दिस इज द सेकंड पार्ट. नाउ फॉर पार्ट बी, एसिटिक एसिड कितना था, लास्ट जो मिलीमोल्स कितने आए थे, 2.5 मिलीमोल्स आए थे 75 ml के अंदर. 75 ml क्या थी, टोटल वॉल्यूम थी. सो दीज आर द मिलीमोल्स. नाउ सोडियम एसिटेट कितना था, 2.5 मिलीमोल्स थे इन 75 ml के अंदर. 75 ml टोटल वॉल्यूम थी.
ना अगर इस सॉल्यूशन के अंदर हमने H2SO4 ऐड किया, H2SO4 कितना गिवन है 0.1 मोलर और 5 ml। सो उस टाइम पे क्या है, हमें pH निकालनी है, pH कितनी होगी। सो जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी एसिटिक एसिड की 2.5 मिलीमोल्स है। अब जब तीनों को ऐड करेंगे तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 75। यहाँ से क्या थी, दिस इज द टोटल वॉल्यूम जब इन दोनों को ऐड किया था। और अब 5 ml और ऐड हो गया तो टोटल वॉल्यूम कितनी हो गई 80। सो दिस इज 0.03125। सिमिलरली जो सोडियम एसिटेट है उसके मोल्स कितने थे 2.5 और वॉल्यूम कितनी थी 75, तो टोटल पहले थी 5 ml H2SO4 और ऐड किया है। सो दिस इज 80। सो ये कितना आ गया, दिस इज ऑल्सो 0.03125। ना यहाँ से अगर मिलीमोल्स निकालें तो कितने होंगे, H2SO4 है उसको डिसोशिएट करेंगे 2H पॉजिटिव प्लस सल्फेट आयन। तो H2SO4 एसिड है, एसिड से जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन कितने मिलेंगे 2 टाइम्स मिलेंगे। सो दिस इज 0.1, सो दिस इज 0.1 into 2, दिस इज 0.2। नाउ अगर हम, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन, अगर यहाँ से मिलीमोल्स निकाले सो मिलीमोल्स कितने होंगे m into v, कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.2, वॉल्यूम कितनी है 5 ml यहाँ पे था और तीनों को जब ऐड किया तो 75 में टोटल ये दोनों थे और 5 ml यहाँ से, तो दिस 80। सो यहाँ से ये कितना आ गया, सॉरी जी यहाँ से क्या करेंगे पहले H2SO4 के अंदर निकालेंगे, तो H2SO4 की कितनी थी वॉल्यूम कितनी है 5। सो ये कितनी आ गई 1 मिलीमोल आ गया। क्लियर, ये सिर्फ एक बार H2SO4 के अंदर मिलीमोल्स निकाले। ना अगर फाइनल कॉन्सेंट्रेशन देखें तो मिलीमोल्स कितने हैं 1 आ गए H2SO4 के, टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया 80 ml का। सो दिस विल बी इक्वल टू 0.0125। clear, now pH that will be equal to pKa plus log of common ion divided by acid. Common ion is from salt. Now pKa कितना है 5 प्लस log कॉमन आयन और एसिड का हमें कॉन्सेंट्रेशन है वो कैलकुलेट करनी है। तो उसको हम कैसे करेंगे, कॉमन आयन हमारे पास क्या था CH3COONA, एसिटिक एसिड थी that was dissociated to form CH3COO negative plus H positive। क्लियर, H2SO4 से क्या हुआ है H पॉजिटिव और मिल गया है। सो H पॉजिटिव और मिल गया मतलब जो एसिटिक एसिड है उसके अंदर एसिड का पोर्शन और इंक्रीज करेगा तो एसिटिक एसिड कितना हो गया 0.03125 प्लस 0.0125। क्लियर, एसिड है तो एसिड का जो पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, दोनों एसिड का एडिशन हो गया। नाउ कॉमन आयन क्या हो गया, अगर एसिड इंक्रीज हुआ है मींस जो एसिटेट आयन है वो क्या हो गया डिक्रीज करेगा, तो जो एसिटेट आयन था 0.03125 माइनस उसमें से क्या हो जाएगा जो एसिड का पोर्शन है वो, ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो यहाँ से इसकी फॉर्मेशन होगी, सोडियम एसिटेट और H2SO4 रिएक्ट करेंगे तो एसिटिक एसिड बनेगी। तो एसिटिक एसिड पहले कितनी थी ऑलरेडी 0.03125 थी, उसमें इतनी एसिड और ऐड हो गई। सो एसिटिक एसिड, ये जो एसिड का पोर्शन इंक्रीज हो गया और सॉल्ट है, सॉल्ट इतना था वो इसके साथ रिएक्ट करेगा मतलब यहाँ से क्या हो गया कंज्यूम हो गया। सो दिस, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा नियर बाई 4.6। सो pH विल बी 4.6। सो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट वो क्या था, अगर बफर के अंदर हमने एसिड ऐड किया तो उसका क्या इफेक्ट होगा, तो उसको हम जो एसिड का जो भी कॉन्सेंट्रेशन आएगी उसको कॉमन आयन और जो एसिड का पोर्शन है उसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ सी पार्ट, जो बफर सॉल्यूशन ऑब्टेन हुआ था that was CH3COOH plus CH3
COONA. दिस इज द बफर सॉल्यूशन. इससे मिलीमोल्स कितने थे? 2.5 2.5 और पूरा बफर सॉल्यूशन कितना था? वॉल्यूम टोटल कितनी थी? 75 ml. नाउ इसके अंदर हमने क्या किया है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ऐड किया है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 0.1 मोलर गिवन है और 5 ml के अंदर गिवन है. क्लियर? सो यहाँ से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को डिसोशिएट करेंगे. यहाँ से मिला कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन प्लस 2 OH नेगेटिव आयन. सो यहाँ से मिलीमोल्स अगर कैलकुलेट करें तो कितना आ गया? 0.1 इंटू 5. सो कितना आ गया? 0.5 मिलीमोल्स आ गए. सो इसके मिलीमोल्स कितने होंगे? 0.5. इसके कितने होंगे? 2 इंटू 0.5. सो मिलीमोल्स कितने हो गए? 1. ना अगर टोटल वॉल्यूम की टर्म में बात करें सो टोटल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? अगर तीनों को हम ऐड करेंगे, जो बफर सॉल्यूशन था जो 75 ml में था प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करेंगे, नाउ जो फाइनल वॉल्यूम है वो कितनी हो जाएगी? 75 प्लस 5 दैट इज 80 ml. क्लियर? सो वॉल्यूम के पोर्शन को अगर ना करके हम मिलीमोल्स में भी डील करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा. तो हम इसको क्या करते हैं? मिलीमोल्स में डील करके देखते हैं. नाउ जो बेस है वो क्या करेगा? बेस है वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब दिस विल रिएक्ट विद दिस. सो एसिड के जो कॉन्सेंट्रेशन मिलीमोल्स हैं वो डिक्रीज करेंगे और जो सॉल्ट है उसके जो मिलीमोल्स हैं वो क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे. सो जो पीएच है, पीएच क्या हो जाएगा? pKa प्लस log concentration of salt that is from common ion and concentration of acid. बेस को हमने ऐड किया है, pK कितना है? 5 प्लस log. जो एसिड है, एसिड के जो मिलीमोल्स हैं वो क्या करेंगे? एसिड रिएक्ट करेगा बेस के साथ तो एसिड की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. तो एसिड के मिलीमोल्स कितने थे? 2.5 थे, यहाँ से हमने निकाले हुए हैं. और जो बेस है उसका कितना आया? 1. सो इसमें से क्या कर देते हैं? 1 माइनस कर देते हैं. सॉल्ट में क्या था? सॉल्ट में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा 1. सो यहाँ से दिस विल बी इक्वल टू 5 प्लस log 3.5 डिवाइडेड बाय 1.5. इसको जब सॉल्व करेंगे सो दिस कम्स आउट टू बी 5.36. दिस इज द pH 5.36. क्लियर? अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम भी लेते हैं तो क्या करेंगे? कॉन्सेंट्रेशन के लिए लिखते हैं. यहाँ पे जो हमने मिलीमोल, यहाँ पे जो मोल्स लिए हैं, मिलीमोल्स लिए हैं, डिवाइड बाय वॉल्यूम. टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 80. यहाँ पे भी जो मिलीमोल्स हैं डिवाइडेड बाय 80. 80 से 80 कैंसिल हो जाएगा. सो इसीलिए हम इसको क्या कर सकते हैं? मिलीमोल्स में भी नॉर्मली इसको डील कर सकते हैं. सो अगर हमने कोई भी सोल्यूशन, बफर सोल्यूशन लिया है, उसमें एसिड को ऐड किया है और बेस को ऐड किया है, तो हमें ये देखना है कौन सा किसके साथ रिएक्ट करेगा. जिसके साथ रिएक्ट करेगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन में से या उसके मिलीमोल्स में से जो बेस और एसिड है उसके मिलीमोल्स को हम माइनस करेंगे और जिस रिएक्ट करेगा उसके तो मिलीमोल्स डिक्रीज कर जाएंगे और जो अदर पार्ट है, सॉल्ट वाला पार्ट है, दैट विल इंक्रीज. सो दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बफर सॉल्यूशन. Now buffer index. It is represented by phi. There is another term that is buffer capacity. So what is buffer capacity? This is the power to resist change in pH. This is the power of the buffer to resist change in pH. बफर की वो पावर की जो pH के चेंज को रेजिस्ट करता है, दैट इज बफर कैपेसिटी. बफर कैपेसिटी phi that is represented as del S divided by del pH. So यहाँ से del S del pH इसकी जो डेरिवेशन है उसको देखेंगे. स्ट्रॉन्ग वीक एसिड है CH3COOH, उसके साथ में हमने सॉल्ट लिया है, सॉल्ट के अंदर से जो कॉमन आयन है उसको लिया है. सो दिस इज S, दिस इज A. नाउ X इज इक्वल टू A प्लस S. सो A को अगर हम X के टर्म में लिखें सो A विल बी इक्वल टू X माइनस S. Now pH is equal to pKa plus log of concentration of common ion that is S, concentration of acid. Acid को हमने किस टर्म में लिखा है? X minus S. So this one. Now
अगर फाई कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, डेल्टा पीएच है, डेल पीएच को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एस, सो डेल पीएच डिवाइडेड बाय डेल एस, सो पी के ए कांस्टेंट है, सो दिस विल बी 0 प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2.303 नेचुरल लॉग के टर्म में लिखेंगे, सो d अपॉन ds ऑफ नेचुरल लॉग, दिस इज s अपॉन x माइनस s। क्लियर, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 1/2.303 नेचुरल लॉग का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होगा, ln x होगा, तो इसको क्या लिखेंगे, 1/x। हमने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, ln p है, तो हम उसका डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, p के रिस्पेक्ट में पहले 1/p लिखेंगे, सो ये क्या हो जाएगा, 1/x, दैट इज 1/s डिवाइडेड बाय x माइनस s, जो नेचुरल लॉग के साथ में है। नाउ अगर s अपॉन x माइनस s का डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे करेंगे, पहले न्यूमरेटर x अपॉन x माइनस s था, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, न्यूमरेटर पहले डिनोमिनेटर लिखेंगे फिर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे, सो डिफरेंशिएशन ऑफ s इज 1 माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, x माइनस s का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, x का 0 माइनस s का कितना हो गया, माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू s, और जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर, डिवीजन का जो मेथड है उसको हमने यूज किया है। नाउ दिस इज 1/2.303 x माइनस s डिवाइडेड बाय s, दिस इज इक्वल टू, यहाँ से ये s कितना हो जाएगा, x माइनस s प्लस s डिवाइडेड बाय x माइनस s का होल स्क्वायर, यहाँ से ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, सो दिस कम्स आउट टू बी 1/2.303 x अपॉन s इंटू x माइनस s। क्लियर, अब x को हम a की टर्म में पुट करते हैं, a या s की टर्म में पुट करते हैं, सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, del ph divided by del s, that is equal to 1/2.303, x को क्या लिख सकते हैं, a प्लस s को क्या लिखेंगे, s ही लिखेंगे, x माइनस s को क्या लिख सकते हैं, a। Now phi is reverse of this one, so del s divided by del ph, so buffer capacity will be equal to 2.303 SA divided by a plus s, so this is the derivation for buffer capacity, buffer index। So this is the important part, बहुत बार क्या होता है डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि बफर इंडेक्स जो फाई है उसकी वैल्यू क्या होगी, so this is the value of buffer